नमस्कार। किस्से कहानी विद मोटिवेशन चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, शुरू करते हैं आज की कहानी। जया, पिंटू, ललिता सब कहाँ मर गए? जल्दी आओ। यहाँ रंजन जी घबराते हुए पत्नी, बेटे, बहू को आवाज़ लगाते हैं। क्या हो गया पापा? क्यों रात के 2 बजे चिल्ला रहे हैं? मोहल्ले में भी सब जाग गए होंगे आपकी आवाज़ से। क्या हुआ? बोलिए। बेटा पिंटू टी शर्ट पहनते हुए सीढ़ियों से नीचे आता हुआ बोला। जब से मास्टरी से रिटायर क्या हुए हैं हेड मास्टर साहब जी, ऐसे ही बिना बात के चिल्लाते रहते हैं। अब सबकी नींद खराब कर दी। आंखों को मलती हुई पत्नी जया जी बोली, तुम सब चुप करो। तुम लोगों को अपनी नींद और मोहल्ले वालों की पड़ी शिवाजी चौराहे पर की 2 बेटी बच्चे और शिवाजी सामान चौराहे को पर लिए 2 अकेले खड़ी बच्चे है और सामान घबरा को रहा लिए है मेरा अकेले तो मन। खड़ी है। अब जा घबरा उसे रहा है मेरा लेकर तो आ मन। नालायक। अब जा रंजन जी उसे गुस्से लेकर में आ जा बेटे पिंटू नालायक। से बोले, रंजन जी दीदी कब गुस्से तक ये में बेटे नौटंकी पिंटू करती से रहेंगी बोले, पापा? दीदी हर कब दो तक ये चार नौटंकी महीने में करती ससुराल रहेंगी में पापा? झगड़ा करके आ हर जाती 2-4 हैं। महीने वो में भी समय ससुराल नहीं में झगड़ा देखती क्या करके आ हुआ है। जाती हैं। वो ओला ही भी कर लेती वो समय घर भी तक नहीं की। देखती रो क्या रो हुआ कर है। आपका और हम सबका ओला ही बीपी कर और लेती बढ़ा वो देती घर हैं। तक की। रो रो कर आपका और हम सबका बीपी और बढ़ा देती हैं। आपके कहने पर ले आ रहा हूँ, पर कब तक वो ऐसा करेंगी? आपके बाद मैं तो उनके झपड़े निपटा नहीं पाऊंगा। हर बार आपकी तरह उनके ससुराल वालों से माफ़ी मांग उन्हें फिर छोड़ कर आऊँ, मुझसे तो होगा नहीं। ये अब के जब आए तो अच्छे से समझा दीजिएगा। रंजन रोष में बोलता है, जी ऐसे मत बोलिए। जाइए लेकर आइए पहले दीदी को। रात में अकेले खड़ी हैं बच्चों को लेकर। बहू ललिता पिंटू से बोली, जब इतना ही डरती है दीदी तो रात में क्यों झगड़ा किया? सुबह ही कर लेती। जाओ चाबी लेकर आओ गाड़ी की। जल्दी से ललिता चाबी लेकर आई। अब आप भी चलेंगे या यहीं रहेंगे? पिंटू पिता रंजन जी से पूछता है। नहीं नहीं, चल रहा हूँ। चल। जल्दी धोती कुर्ता पहने, कंधे पर साफी डाले रंजन जी बेटे के साथ घर की बेटी मधु को लेने पहुंच गए। 1 घंटे बाद गाड़ी आ चुकी थी। सास जया, बहू ललिता बाहर लॉबी में ही चक्कर लगा रही थी। गाड़ी की आवाज़ सुनकर दोनों बाहर आ गईं। गाड़ी से बेटी मधु और उनके दोनों बच्चों को उतारा। बहू ललिता ने मधु तो सामने माँ को देखकर उनसे लिपट गई। दहाड़े मार मार कर रोने लगी। माँ, अब मैं उस घर में नहीं रहूंगी। मधु जोर जोर से रोकर बोलने लगी। बेटा, रात हो रही है, आवाज़ और घरों में भी जा रही होगी। चल अंदर चलकर बात करते हैं। माँ जया जी सबको लेकर अंदर आ गईं। रंजन बिना बताए बहन के अचानक से आने का कारण जाने सीधा ऊपर अपने कमरे में सोने चला गया। हाँ तो अब बता, क्या हुआ मेरी बच्ची? जया जी ने बेटी मधु के सिर को सहलाते हुए पूछा। माँ, हर बार तो झगड़ा करती ही थी मेरी सास, पर अब की बार तो हद कर दी। अब की क्या हुआ बेटा? माँ, मुझसे बिना पूछे मेरा सारा जेवर मेरी ननद को दे दिया, किसी की शादी में पहनने को, मेरी महंगी महंगी साड़ी भी। जब मैं बाहर बच्चों को स्कूल लेने गई थी तब मैंने पूछा तो बोली, तुझे क्या मतलब? घर का जेवर साड़ी मैं किसी को भी दूं या ना दूं पहनने को, तुम्हें मतलब नहीं होना चाहिए। मधु सास ही बोलती तो इतना बुरा ना लगता मुझे, पर जब इनसे बताया आज रात को तो गुस्से में थप्पड़ मार दिया इन्होंने मुझे। मैं अपनी चीज़ क्यों किसी को दूं? मेरा भी कोई आत्मसम्मान है। मैंने रात देखा न दिन। आ गई बच्चों को लेकर। बबलू के पापा ने एक बार भी जाने से नहीं रोका। माँ, अब मैं उस घर में वापस नहीं जाऊंगी, यहीं रहूंगी। यह बोलते हुए मधु माँ के गले लग गई। माँ जया जी कुछ बोलती उससे पहले बहू ललिता ने जया जी को मधु से कुछ न कहने का इशारा किया। दीदी आप आराम करिए, अभी मैं खाना लेकर आती हूँ। खाना खाकर सो जाइए। आप सब बच्चों को मेरे कमरे में भेज दीजिए। आप अच्छे से सो लीजिए, मैं देख लूँगी रिंकी को। ठीक है भाभी। खाना खाकर सब सोने चले गए। सुबह बहू ललिता ने जल्दी से उठकर सबके लिए चाय नाश्ता बनाया। मधु ने उठकर ब्रश किया। माँ पापा के साथ चाय नाश्ता करने बैठ गई।
कुछ सोचकर पिता रंजन जी बोले, बेटा मैं दामाद जी से बात करूं? आखिर ऐसी क्या बात हो गई? नहीं नहीं पापा, आप कुछ नहीं पूछेंगे। अगर आपको और भाई को मेरा यहाँ रहना पसंद नहीं तो मैं कहीं किराए पर रह लूँगी बच्चों को लेकर। मधु रोने लगी। नहीं नहीं दीदी, ऐसे मत कहिए, ये आपका ही घर है। वो तो पापा जी बस आपकी चिंता करते हैं इसलिए बोल रहे हैं। अब नहीं पूछेगा कोई आपसे, ठीक है? पापा जी, बहू ललिता बोली। हाँ बहू ठीक है, तुम लोगों ने ही सर चढ़ाया है ललिता दीदी को, इसलिए छोटी छोटी बातों पर बैग लेकर चली आती है। बातें तो हमारे घर में भी होती हैं, पर तुम तो कभी नहीं गई ऐसे। पिंटू चाय की चुस्की लेते हुए बोला। मधु गुस्से में चाय छोड़कर दूसरे कमरे में चली गई। तभी मधु के पति घर के दामाद रवि का फोन पिंटू के पास आया। जीजा जी नमस्ते। नमस्ते पिंटू। वो मधु बच्चों को लेकर घर ही आई है ना? जी जीजा जी। अब की बार क्या बात हो गई जीजा जी? कुछ नहीं पिंटू, अभी तक मधु इस घर को, घर के लोगों को अपना ही नहीं पाई है। इतनी अपना तेरी है इसमें, माँ ने कुसुम बहन को उसकी सहेली की शादी में जाने के लिए मधु के जेवर साड़ी पहनने को दे दिए थे। तो क्या गुनाह कर दिया? उसका ससुराल कितनी दूर है, हम ही मना कर देते हैं उससे कि इतनी दूर से गोल्ड हैवी साड़ी लाने की ज़रूरत नहीं। यहाँ मधु माँ है, उनकी पहन लेना। बेचारी ने मधु से डरते हुए पहना, और जब उसे पता चला कि उसकी वजह से भाभी घर छोड़कर चली गई है, तब से रोए जा रही है। सब कुछ वैसे का वैसा लाकर रख दिया है अलमारी में उसने। रात में मैं मीटिंग से आया तो खाना तो दिया नहीं, सीधा बोली अभी दीदी को फ़ोन करो, मुझे अपनी सारी चीज़ें अभी की अभी वापस चाहिए, नहीं तो मैं करती हूँ फ़ोन। हिम्मत कैसे हो गई उनकी पहनने की। मधु जिद पर ही अड़ गई थी पिंटू, तो मुझे भी गुस्सा आ गया। मधु को एक थप्पड़ लगा दिया मैंने भी। जानता हूँ गलती की है मैंने भी, माफ़ी भी मांगी, पर मधु को तो तू जानता है, चली गई बच्चों को लेकर। मुझे लगा रात है नहीं जाएगी, थोड़ी देर में हर बार की तरह बाहर बैठकर आ जाएगी। जीजा जी मैं जानता हूँ हर बार गलती दीदी की ही होती है, आप माफ़ी ना मांगा करें। छोटी छोटी बातों तो मैं बताता भी नहीं। कभी सुबह की चाय नहीं बनाती, माँ ही सबको बनाकर देती है, उसके कमरे में भी दे जाती है। मधु को खाना भी एहसान की तरह बनाकर एक साथ रख देती है, कभी किसी को हाथ से परोस के नहीं देती, और भी बहुत कुछ। रवि बोले, जी जीजा जी मैं जानता हूँ, आप लोग बहुत अच्छे हैं, तभी दीदी के इतने नखरे सह लेते हैं। पिंटू बोला, ठीक है पिंटू, मैं शाम को आता हूँ, मधु और बच्चों को ले जाऊंगा, तुम लोग भी इतना परेशान हुए होगे। नहीं जीजा जी, इतनी जल्दी मत आइए दीदी को लेने, फिर उन्हें अपनी गलती का एहसास नहीं होगा। अब की बार दीदी खुद आएंगी, आप नहीं आएंगे। आपसे रिक्वेस्ट है, इतनी बात मान लीजिए मेरी। अरे नहीं पिंटू, ऐसे नहीं, अच्छा नहीं लगता। जीजा जी एक बार मान लो बात, अगली बार से नहीं कहूँगा। दामाद जी मैं रंजन बोल रहा हूँ, मान जाओ, शायद कुछ सुधार हो जाए। मधु, मैं ससुर जी की बात सुनकर रवि बोला, ठीक है पापा जी, जैसा आप लोग ठीक समझें। इतना कहकर रवि ने भी फ़ोन रख दिया। हमारे दामाद जी देवता हैं देवता, पर मधु को कदर नहीं। माँ जया जी साग काटते हुए बोली। अब जब मधु का गुस्सा शांत हो गया तो किचन में आई। भाभी खाना बन गया? हाँ दीदी, कब का, खिला भी दिया मैंने बच्चों को। तो क्या सबने खा लिया? हाँ बस मैं और माँ जी रह गए हैं। आप नहीं खाएंगी तो हम भी कैसे खा सकते हैं? आप सो रही थी तो सोचा उठ जाएं, तब एक साथ खाना खा लेंगे। ललिता को ब्याह के आए इस घर में अभी 1 साल ही हुआ था, पर पूरे घर की बागडोर उसने अपने हाथ में ऐसे ले ली थी कि ऐसा लगता था कि जैसे सालों से इसी घर में रह रही हो। ललिता की बात सुन मधु सोचने लगी, मैं तो ससुराल में कभी सास ननद का इंतज़ार नहीं करती कि वो खाएं तभी मैं खाऊं। ललिता ने खाना लगाया, इतने पकवान बनाए थे उसने, मधु देखती ही रह गई। भाभी ये सब भरवा चीज़ें आपने बनाई हैं? हाँ बेटा, अब घर में बरवा, कलेला, मिर्च, कुंदरू, बैगन खत्म होने से पहले ही बना देती है ललिता। पूरा मसाला एक दिन तैयार कर लेती है, पूरे महीने चलता है। जया जी चटकारे लेते हुए बोली, वाह भाभी कितना अच्छा बनाया है सब, इतनी मेहनत कर लेते हो आप। दीदी मुझे शौक़ है हर चीज़ का, जब सब लोग मन से खुश होकर मेरे हाथ की बनी चीज़ खाते हैं तो सारी मेहनत वसूल हो जाती है। रोटी भी कितनी अच्छी बनाई है भाभी,
एकदम रुमाली। ये तो मैं भी सीख रही हूँ बहू से। इतनी मुलायम रोटी तो मुझे भी नहीं आती थी, हंसते हुए जया जी बोली। मधु ने मन मारकर खाना खाया। दोपहर को मधु ललिता के कमरे में ही आ गई। ललिता अलमारी में से कुछ निकाल ही रही थी। भाभी, आपके पास बच्चे कहानी सुनते हुए सो भी जाते हैं। मजाल है घर पर कभी दोपहर को सोए हों। तभी मधु की नज़र अलमारी में सामने टंगी नीले रंग की साड़ी पर गई। भाभी, ये साड़ी तो दिखाना, बहुत सुंदर लग रही है। ललिता ने साड़ी हैंगर से निकालकर मधु के हाथों में रख दी। भाभी, ये तो देखी नहीं पहले, नई ली है क्या? इस पर गुलाबी रंग के फूल कितने प्यारे लग रहे हैं। मधु साड़ी को देखते हुए बोली। दीदी, आपकी जब मम्मी के पास गई थी तब उन्होंने ही दी थी। आपको अच्छी लग रही है तो आप ले लो, आप पर अच्छी लगेगी। देखिए कितनी जच रही है आप पर। ललिता साड़ी मधु के कंधे पर डालती हुई बोली। अरे नहीं नहीं भाभी, आपकी साड़ी मैं कैसे ले सकती हूँ? मधु बोली। क्यों, आप इस घर की नहीं, मैं आपकी भाभी नहीं। पर भाभी, ये तो आपके मायके से मिली है ना? मधु बोली। तो क्या हुआ दीदी, मैं तो आपके घर की हूँ, मुझे मिली हर चीज़ इस घर की है, तो आप क्यों नहीं ले सकती? वैसे भी दीदी, मैं सूट ज़्यादा पहनती हूँ। रख लो ना, आप एक बार भी नहीं पहनी है, आप अपनी नाप का ब्लाउज सिलवा लेना। मधु के मना करने के बाद भी ललिता ने ज़बरदस्ती वो नीले रंग की साड़ी उसे दे दी। मधु मन ही मन सोचने लगी कि मैं तो अपने मायके की चीज़ों पर ऐसे हक जमाती हूँ कि कोई उन्हें हाथ ना लगा ले। एक ललिता भाभी हैं, उम्र में मुझसे कितनी छोटी हैं, पर कैसे खुशी खुशी नई साड़ी दे दी अपनी। मधु को मायके में रहते हुए 10 दिन होने को आए। वो ललिता की एक एक हरकत गौर से देखती, कैसे उसके बच्चों को बहलाकर खाना खिलाती। ललिता पापा की दवाई, माँ के घुटनों पर तेल लगाना, भाई के आने से पहले खुद को भी सजा संवार लेना। कितने भी बजे आए पिंटू, उसे एक एक रोटी गरम गरम देना। भाई भी हर दिन कुछ ना कुछ भाभी की पसंद का और सबकी पसंद का लेकर आते। पूरे दिन फुर्ती से काम करती ललिता के चेहरे पर एक भी शिकन नहीं होती थी। माँ पापा भी तो हाथों हाथ लेते हैं भाभी को, हर चीज़ में उनकी राय लेते हैं। खैर, मेरे ससुराल वाले भी तो ऐसे ही हैं, शायद इससे भी अच्छे। कितने फ़ोन किए सास ने, पर मधु ने एक बार भी नहीं उठाया। पर शायद मैं ललिता भाभी जैसी नहीं। अब मायका मधु को काटने को दौड़ रहा था। चारों तरफ हंसी खुशी थी, पर मधु का मन अकेला था। आज मधु पर बर्दाश्त ही नहीं हुआ। बोल पड़ी। भाई, छोड़ाओ मुझे मेरे घर, नहीं लग रहा मेरा मन यहाँ। पर इन्होंने तो एक बार भी फ़ोन नहीं किया। माँ, क्या ऐसे जाना ठीक है? मधु बोली। घर के सभी लोग हंस पड़े। बेटा, रिश्तों में कोई छोटा बड़ा नहीं होता, चाहे कोई भी पहल कर दे। माँ जया जी बोली। लेकिन दीदी, यहाँ भी पहल जीजा जी ने ही की थी। पिंटू बोला। मजाक मत कर पिंटू, एक बार भी फ़ोन नहीं किया उन्होंने। जिस दिन आई थी ना दीदी, आप उसी दिन जीजा जी ने माफ़ी मांगी और आपको लेने आ रहे थे। क्या सच में? तू झूठ तो नहीं बोल रहा है ना? नहीं दीदी, जीजा जी आपसे और बच्चों से बहुत प्यार करते हैं। तभी डोरबेल बजी। ललिता ने दरवाज़ा खोला। सामने मधु के पति रवि खड़े थे। मधु रवि को देखकर शर्मा गई। उनके पास आई। जी, मुझे माफ़ कर दीजिए, बहुत स्वार्थी हूँ मैं, पर अपने से छोटी भाभी से बहुत कुछ सीख गई। इतने दिनों में रिश्ते कैसे संभालते हैं। माँ, पापा, माफ़ कर दो। अब की बार झगड़ा करके रात में नहीं आऊँगी तो दिन में आएंगी दीदी। पिंटू बोला। धत पागल, अब झगड़ा करूँगी ही नहीं, अब तो खुशी खुशी प्यार से आया करूँगी। ये हुई ना बात बेटा, रंजन जी बोले। पापा, बीपी ठीक रहेगा अब आपका। जब भी दीदी का फ़ोन आता है तो घबरा जाते हैं। मधु गुस्से में पिंटू को देखती है। अब बस भी कीजिए, मेरी दीदी को ज़्यादा परेशान मत करिए। ललिता मधु के गले लग गई। ननद भाभी दोनों की आंखों में आंसू थे। तुम्हारी भी ननद आंखों में आंसू लिए तुम्हें लेने आई है, रवि बोले। दीदी भी आई हैं? हाँ, बाहर गाड़ी में बैठी हुई है कुसुम। मधु भागती हुई अपने बिगड़े हुए रिश्ते को संभालने के लिए दौड़ पड़ी। कहानी से आशा है कि सीख हमें बड़ों से ही मिले, ज़रूरी नहीं। कभी कभी छोटों के द्वारा दी गई सीख भी बहुत महत्वपूर्ण होती है। तो दोस्तों, आपको कैसी लगी हमारी आज की कहानी? कमेंट बॉक्स में बताना बिल्कुल भी ना भूलें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें।
मिलती हूँ आपसे ऐसी ही कुछ नई कहानियों के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। कहानी में शुरू से अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बाय बाय मेरे प्यारे दोस्तों। ख्याल रखें अपना और खुश रहें।